क्या ऑप्शन है इम्तियाज गुल साहब? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो कश्मीर है ना, हमें उसको बचाना चाहिए। जो तो ये तो है कि उनकी अभी भी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ा है। ये सही कह रहे हैं कि किसी मुल्क ने मजम्मत नहीं की अगस्त 5 की, किसी मुल्क ने उनको किसी तरह से भी उस तनकीद का निशाना नहीं बनाया। नमस्कार दोस्तों, अब एक समय था जब पाकिस्तानी ये कहते रहते थे कि हमें कश्मीर बचाना है, कश्मीर हम छीन लेंगे, भारत से ये कर लेंगे, कश्मीर का मतलब क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या कश्मीर, इस टाइप के नारे चलते रहते थे। लेकिन अब पिछले अगर आप 1-2 सालों से देखो ना, तो पाकिस्तानी मीडिया में ये टर्म बहुत ही आम हो गई है कि हम अपने पास जो कश्मीर है ना वो बचा ले, वही बहुत है। अब ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ पर डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं है। अब वो तो छोड़िए, द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो है, मतलब आप इस्लामाबाद ले लीजिए या फिर कहे कि कराची ले लीजिए या फिर आप कहे कि लाहौर ले लीजिए, वहाँ पर इतनी बड़े पैमाने पर यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान का देखो तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो है 300 रुपये के ऊपर चले जा चुके हैं। ऊपर से डॉलर के सामने पाकिस्तानी रुपया जिस तरीके से टूट रहा है, कभी भी 500 से लेकर 1000 रुपये तक पहुँच सकता है। और ऐसी सिचुएशन में फिर भी अगर उनको कॉम्पिटिशन करनी है कि भाई, तो कई सारे लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई खुद के पास जो कश्मीर है ना वही बचा ले, वही अच्छा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। क्या ऑप्शन है इम्तियाज गुल साहब? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन P5 मतलब जो 5 बड़े मुस्तकिल ममालिक हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 4 इंडिया की जेब में है। चारों के साथ बड़े बड़े वो डील, अरबों डॉलर के वो सौदे कर रहे हैं। पैसे हैं, इंडिया उनको पैसे दे रहा है, वहाँ से असला ले रहा है। वो क्यों बोलेंगे? मुझे खुद इस्लामाबाद में बैठ के गैर मुल्की सफ़ीरों ने कहा है कि जी हम क्या बात करें, हमने 2 अरब डॉलर का भी डील किया है, 3 अरब डॉलर का 2 साल पहले किया था, लिहाजा हम क्या बात कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो कश्मीर है ना, हमें उसको बचाना चाहिए। जो कश्मीर बने हुए हैं मुख्तलिफ इलाके, हमें उन पे तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इंटरनली हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए। ये जो दिस इज द ओनली ऑप्शन कि आप इंटरनल स्टेबिलिटी को लेके आएंगे तो शायद आपकी बात भी, और यही बात हमें चीन वाले भी कहते हैं। मसला ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और एक बड़ी तारीख भी है, और उनका अपना एक राइट है अपने निज़ाम के तहत अपने मुल्क को चलाना। हिंदुस्तान की तारीख ये रही है कि वो हेजिमोनिस्टिक डिजाइन के साथ वो चाहते हैं कि उनकी इजारादारी हो साउथ एशिया में, बिकॉज हिंदुस्तान एक बड़ी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है और उसकी स्ट्रेंथ इसी में होनी चाहिए कि आप सारे मज़ाहिब की, सारे लोगों की, सारी रियासतों की, यूनाइटेड नेशन के चार्टर की, पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखें। और यही रोना इंडिया के अंदर भी सेम एलिमेंट्स रो रहे हैं। अच्छा जैन साहब, आई कम बैक टू यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसी के ऊपर अपना अगला सवाल इम्तियाज गुल साहब आपसे करूंगी। इंडिया अभी जैसे जैन साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो हिंदुत्व का जो उनका सारा एक मूवमेंट चल रही है मोदी साहब की, और जो वो कोशिशें कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आज का भारत मुख्तलिफ लगता है आपको? देखिए, रेजिस्टेंस बिल्कुल है, यानी उसके मुज़ाहमत करने वाले, लेकिन हमें ये भी हकीकत माननी चाहिए कि वो मुज़ाहमती क़ुव्वतें, वो लिबरल इंडियंस जो हैं वो निस्बतन अक़लियत में हैं। और अगर अक़लियत में ना होते तो ये बीजेपी की सरबराही में जो कोalition है उनको 2/3 अक्सरियत ना मिलती गुज़िश्ता साल के इंतख़ाबात में। उसमें बदकिस्मती ये है कि आपने अमेरिका में भी देखा कि किस तरह सफ़ेद फार्म जो अमरीकी थे उनको सदर ट्रंप ने बिल्कुल गैल्वेनाइज़ किया अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान। उनको बहुत ज़्यादा वोट मिले और इस दफ़ा हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा वोट मिल जाए। तो यही काम भारत में हुआ है, और जो हिंदुत्व या भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, वो मेरा ख्याल है उस पर बड़ी शद्दोमत के साथ काम कर, लोगों ने उसको लब्बैक भी कहा है। लेकिन उनका ये ख्याल है कि जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं कि अगर हमने अपनी, और एक वो बाकायदा प्लान के तहत चल रहे हैं, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो अपना उनका इंतखाबी मंशूर था उसमें उन्होंने कश्मीर के हवाले से इन इक़दामात का वादा पहले से किया हुआ था, और उस पर वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अमल किए चले जा रहे हैं। लिहाजा मौजूदा हालात में आइंदा 2-3 बरस तक हमें इस पर कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम भले बहुत शोर मचाते रहें कि वो अपने लिए उन्होंने मसाइल खड़े किए हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आज तक किसी एक मुल्क ने बाकायदा तौर पे अगस्त
5 अगस्त 2019 के इक़दामात की मज़म्मत नहीं की है, उसकी वापसी का तकाज़ा नहीं किया है। इसी तरह इस साल जो वहाँ पे हो रहा है, अब तक जो मुहासरा चल रहा है, अब तक किसी मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पे उस पर एहतजाज नहीं किया है, क्योंकि लोगों के इक़्तिसादी मफादात जुड़े हुए हैं। सिर्फ अमेरिका के इस वक्त डील चल रहे हैं, आर्म्स डील दिफाई नौइयत के 8 से 10 बिलियन डॉलर के, फ्रांस के साथ 9 बिलियन डॉलर का उनका राफेल जो जंगी तैयारी हैं उसका डील चल रहा है। रूस के साथ से उन्होंने 5.5 अरब डॉलर के वो S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा एक हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। भले भारत को शामिल कर दिया गया रिलीजियस फ्रीडम वॉच लिस्ट में अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो कोई बाइंडिंग इदारा नहीं, वो एक मुशावरती इदारा है। वो अपने एक रिपोर्ट दे देते हैं। अल्लाह आप कह रहे हैं कि अगले 3 साल ये स्टेटस को ऐसे रहेगा और वो अपने एजेंडे पे अमल पैरा रहेंगे। नकवी साहब, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसे हालात खित्ते में तब्दील हो रहे हैं कि जिसकी वजह से भारत को लगे कि अमन की तरफ जाना चाहिए, कश्मीर के हल की तरफ जाना चाहिए? देखिए, ये आदमी इस वक्त तो आगे का जो तस्वर कर सकता है वही बात की जा सकती है। भारत की पोजीशन अभी भी काफ़ी मजबूत है, दुनिया में बड़ी अहमियत है उसको, उसके इक़्तिसादी हालात भी उसके अभी तक अच्छे जा रहे हैं। तो ये तो है कि उनकी अभी भी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ा है। ये सही कह रहे हैं कि किसी मुल्क ने मजम्मत नहीं की अगस्त 5 की, किसी मुल्क ने उनको किसी तरह से भी उस तनकीद का निशाना नहीं बनाया। देखिए तंजीला, ये इम्तियाज गुल साहब ने बड़ी खूबसूरती से प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट का अहाता किया है, वेरी रियलिस्टिकली। लेकिन द पॉइंट इज कि इस स्टेटस को तोड़ना किसने है। पॉइंट ये है, हमारे लिए ये चैलेंजेस हैं कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वो एक बड़ी मंडी है उनके, और यूनाइटेड नेशन जो है वो बिल्कुल अदारा बना हुआ है और सुपर पावर्स के अपने इंटरेस्ट है। नो, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनमें हमने ऑपरेट करना है। हमने ये देखना है कि हमारी लीडरशिप का चैलेंज ये है कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, जब इस तरह के एडवर्स एनवायरनमेंट है, हमारी क्या प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी हो ताकि हम इन चैलेंजेस को न्यूट्रलाइज कर सकें। आप अगर ब्रीफली मुझे एक जुमले में बताएं कि क्या हो, मैं फिर एक कमेंट यहाँ से लेके फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगी। क्या प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है? पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान को एक तो पूरी दुनिया में जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उनसे इंटरैक्ट करना चाहिए, और सिर्फ ट्वीट के ऊपर या टेलीफोन पे नहीं, प्राइम मिनिस्टर को भी विजिट करना चाहिए। आपके डेलीगेशंस भी, पार्लियामेंटेरियंस के भी जाएं, आपके डिप्लोमेट्स के भी जाएं, आप कश्मीर डेस्क बनाएं, आप मीडिया के अंदर एक आपकी बड़ी प्रोएक्टिव एक पॉलिसी होनी चाहिए। आप यूनाइटेड नेशन के अंदर अपने फ्रेंड्स सिर्फ P5 कंट्रीज के पीछे ना फिरें, जो अफ्रीका में, साउथ अमेरिका के अंदर, आपके साउथ ईस्ट एशिया में जो मेंबर्स हैं, जो UN के मेंबर्स हैं, उनके साथ आप अपना केस लीड करें, ताकि कल तक अगर आप उधर जाएं तो आपके कोई वोटर हो, को आपके सपोर्टर हो वहाँ के। ठीक है। और ये जो एक नोशन है कि चूँकि न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट, बड़े बड़े अखबारात में ये कैंपेन चल रही है भारत के ख़िलाफ़। देखिए, अखबारात, मीडिया जो है वो जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई पॉलिसियाँ तब्दील नहीं करता। वो शोर मचाएंगे, लेकिन उनकी वजह से रियासत की खारजा पॉलिसी और रियासत की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो तब्दील नहीं होती। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट ने बहुत शोर मचाया ट्रंप के अफ़गानिस्तान से इनखला के ख़िलाफ़, बहुत आर्टिकल छपे हैं उसके, और बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं उसमें। कुछ भी नहीं है, वो उसने पहले 4000 कम किए, अभी कह रहे हैं कि महीने के बाद वो 4000 फौजी अफगानिस्तान से। देखिए जी, इट्स ऑल अबाउट इकानमी, इक्तिसादी मफादात हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, इंडिया उनको पैसे दे रहा है, वहाँ से असला ले रहा है, वो क्यों